नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत में जिले में आज वोटिंग हो रही है। देश में जहां आज कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया गया है। यूपी में चौथे चरण के लिए आज मतदान जारी है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान करने के लिए लखनऊ के निगम सरकारी स्कूल पहुंची। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर खुली बहस के प्रस्ताव पर कांग्रेस के 3 नेताओं ने पाक पीएम इमरान खान को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसने और 2 शहरों पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक भेज दिए हैं। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी है। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक 9.10% मतदान हो गया है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई जगह ईवीएम खराब होने के चलते मतदान भी प्रभावित हुआ है। लखीमपुर खीरी में डीएम और एसएसपी ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं नौसर जोगी में 100 साल के सरयू प्रसाद ने मतदान किया है। लखीमपुर खीरी टाउन में वोट के लिए मुस्लिम महिलाओं की लाइनें लगी हुई हैं। वहीं मितौली के राजा लोने सिंह इंटर कॉलेज में बूथ 146 में राम नरेश ने मतदान किया। उन्हें उनके पुत्र वापस ले गए। राम नरेश ने बताया कि उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मतदान केंद्र चिल्ड्रेन पैलेस म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल में बुजुर्गों ने मतदान किया है। एक बुजुर्ग मतदाता ने बताया कि देश की तरक्की और राष्ट्र का उत्थान व विकास हो, इसी कामना के साथ आज हम वोट देने आए हुए हैं। वहीं बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा व उनके परिवार ने लखनऊ के मांटेसरी स्कूल में वोट डाला है। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है। अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना जो है वो सुनिश्चित है। शिया धर्म मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने एमडी शुक्ला कॉलेज नादान महल रोड पर सुबह नाश्ते से पहले अपना वोट डाला और लोगों से अपील की कि वो भी घरों से निकले और वोट जरूर करें। देश में आज कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़े के अनुसार 24 घंटों में कोरोना के 15,102 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 278 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब 1.64 लाख सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.21 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो यह 1.28% हो गई है। देश में रिकवरी दर 98.42% है। यूपी में चौथे चरण के लिए बुधवार को मतदान यानी कि आज हो रहा है और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान करने के लिए लखनऊ के निगम नर्सरी स्कूल पहुंची। उन्होंने वोट डालने के बाद सपा पर जो है जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने वोट से पहले ही समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। सपा को वोट देने का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज को समर्थन देना। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज भी सपा से खुश नहीं है, वे उन्हें जो है वोट नहीं देंगे। सपा सरकार में हुए दंगे असली जो है तस्वीर पेश करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे बताते हैं कि वे इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के तहत जिन 9 जिलों में आज मतदान चल रहा है उनमें बांदा, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत और उन्नाव शामिल है। यहाँ 59 सीटों पर कुल 624 प्रत्याशी मैदान में हैं। पिछली बार इनमें से 50 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, जबकि एक सीट पर अपना दल ने कब्जा जमाया था। अन्य 8 सीटों में से 4 पर सपा जबकि 2-2 सीटों पर कांग्रेस और बसपा ने जीत हासिल की थी। इस चरण की 59 में से 29 सीटें ऐसी हैं जिन्हें रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। दरअसल इन 29 विधानसभा सीटों पर खड़े होने 3 या इससे अधिक प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर खुली बहस के प्रस्ताव पर कांग्रेस के 3 नेताओं ने पाक पीएम इमरान खान को करारा जवाब दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी व अभिषेक सिंघवी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा व केंद्र सरकार के साथ वैचारिक मतभेद के बावजूद उन्हें पाक पीएम का यह प्रस्ताव कबूल करने लायक नहीं लगता है। इमरान खान ने 2 दिनी रूस यात्रा पर रवाना होने से पूर्व यह प्रस्ताव दिया था। रूस के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क आरटी के साथ चर्चा में पाक पीएम ने कहा कि वह मतभेद खत्म करने के लिए पीएम मोदी के साथ टीवी पर बहस करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता थरूर ने इमरान के प्रस्ताव का अपने चुटीले अंदाज में
जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बार बार जंग के बजाय बहस का विचार अच्छा है, लेकिन टेलीविजनों पर बहस से कोई मसला हल नहीं हुआ है। थरूर ने ट्वीट कर इमरान खान से कहा कि वह इस बात से सहमत है कि जुबानी जंग बार बार के युद्ध से बेहतर है, लेकिन भारतीय टेलीविजन पर बहस से कभी भी कोई समस्या हल नहीं होती है, यह और बढ़ जाती है और हमारे कुछ एंकर तीसरा विश्व युद्ध भड़काने से खुश होंगे। यदि यह भड़क जाता है तो उसकी टीआरपी भी बढ़ेगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर इमरान खान से सवाल किया कि क्या इमरान गंभीरता पूर्वक तैयार हैं? टीवी पर बहस से पाक प्रायोजित आतंकवाद कैसे खत्म होगा? वहीं वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा व केंद्र के साथ राजनीतिक मतभेद के बावजूद वह इमरान खान के इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि टीवी पर बहस से आतंकवाद के बड़े निर्यातक पाकिस्तान का मनोबल बढ़ जाएगा। रूसी टेलीविजन नेटवर्क से चर्चा में पाक पीएम इमरान खान ने कहा था कि भारत के साथ हमारा एकमात्र मसला कश्मीर है। हमने उससे कहा है कि आइए टेबल पर बैठकर इसे हल करते हैं। इमरान ने यह भी कहा कि वह जानते हैं कि भारत अन्य देशों से बेहतर है। पाकिस्तान ओर से क्रिकेट खेलने के चलते भारत के लोगों के साथ उनके रिश्ते को उन्होंने याद किया। यूक्रेन और रूस के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसे और 2 शहरों पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक भेज दिए हैं। 100 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक यूक्रेन की सीमा की ओर जाते भी दिखाई दिए हैं। इधर अमेरिका ने भी बाल्टिक देशों में अपने सैनिक व हथियार भेजना शुरू कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा के अलावा कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका यूरोप के बढ़ते प्रतिबंधों और जमीन पर कब्जे की आशंका के बीच यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी फौज घुस चुकी है। डेली मेल के मुताबिक 100 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक और सैनिक खार्किव शहर पहुंच चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह सीमा के सबसे नजदीक है। पश्चिमी देशों के विश्लेषण के मुताबिक रूस के सैनिक सबसे पहले शहर को ही टारगेट करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए खून भंडारण के आदेश दिए हैं और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर पुतिन बड़े हमले की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें खून और चिकित्सा आपूर्ति की जरूरत क्यों पड़ गई। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष एक बड़े युद्ध की आशंका की ओर बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच रूसी सीनेटरों ने पुतिन को देश के बाहर सेना के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। इसके बावजूद यूक्रेन की ओर से रूसी हथियारों का जखीरा भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से ज्यादा मिलिट्री ट्रकों का काफिला जो है यूक्रेन की सीमा की ओर जाता दिखाई दिया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत में जिले में आज वोटिंग हो रही है। देश में जहां आज कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है तो वहीं मृतकों की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया गया है। यूपी में चौथे चरण के लिए आज मतदान जारी है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान करने के लिए लखनऊ के निगम सरकारी स्कूल पहुंची। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर खुली बहस के प्रस्ताव पर कांग्रेस के 3 नेताओं ने पाक पीएम इमरान खान को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसने और 2 शहरों पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक भेज दिए हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी मंगलवार को आखिरकार सपा की चौखट पर ही पहुंच गए। मतदान की पूर्व संध्या पर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच जो है करीब घंटे भर बातचीत हुई है। इसे सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात को ब्राह्मण वोट बैंक को सपा के पक्ष में गोलबंद करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। सांसद रीता बहुगुणा जोशी भाजपा से बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही थी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया था कि बेटे को टिकट दिया जाए। पार्टी का निर्देश होगा तो वह सांसद का पद छोड़ देंगे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इस पर मयंक जोशी का सपा में जाना तय हो गया था। लखनऊ के उम्मीदवारों की घोषणा से पहले मयंक जोशी और जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात की अटकलें चली। हालांकि इस बात पर सपा ने मोहर नहीं लगाई और कैंट से राजू गांधी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन लखनऊ में मतदान से
ठीक पहले मंगलवार शाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैंग जोशी के साथ अपनी जो है तस्वीर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैंग जोशी ने शिष्टाचार भेंट की और लेकिन इस भेंट को सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता हैं और इनमें ज्यादातर उत्तराखंड के हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सपा ने मतदान से पहले मैंग जोशी को घर बुलाकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा कि ऐन वक्त पर मैंग जोशी की मुलाकात सपा के लिए कितना फायदेमंद जो है वो साबित होती है। रूस यूक्रेन संकट के बीच दोनों देशों की सीमा पर हालात बिगड़ने के आसार हैं। रूस की संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत वे अपनी सेना को दूसरे देश में कार्रवाई करने के लिए भेज सकते हैं। इसे लेकर पुतिन ने कहा है कि अभी उनके पास सारे विकल्प खुले हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की तरफ से उठाए जा रहे इस कदमों का पश्चिमी देशों ने माकूल जवाब देने का फैसला किया है। जहां पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए तो वहीं अब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहा है कि रूस पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि रूस के लिए कूटनीति का द्वार अभी भी खुला है। हम कूटनीति के दरवाजे कभी भी पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कूटनीति तब सफल नहीं हो सकती है जब रूस अपनी कार्य प्रणाली नहीं बदलता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वह इस सप्ताह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत देख रहे हैं, लेकिन रूस ने कूटनीतिक प्रयासों की लगातार अस्वीकृति से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसे माहौल में इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अलग अस्तित्व को नकारते हुए उसे अपने देश का ही हिस्सा बताया है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य उसके इस दावे को सही नहीं ठहरा रहा है। यूक्रेन और रूस की जड़ें उन्हें पहले स्लोविक राज्य तक भले ही लेकर जाती थी, लेकिन 1000 साल के इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि रूस और यूक्रेन में सरहद, समाज और धर्म साफ तौर पर अलग अलग हैं। यूक्रेन की राजधानी की मॉस्को से सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। यूक्रेन के कई हिस्से शताब्दी तक रूस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी के कई भाग एस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और पोलैंड और लिथुआनिया के प्रभाव में रहे हैं। राजनीतिक जोखिम सलाहकार क्लिफ यूवकेन कहते हैं कि पुतिन का यूक्रेन को ऐतिहासिक रूप से रूस में सम्मिलित होना बताना बिल्कुल सही नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस भी अपनी आधुनिक संस्कृति, धर्म, भाषा का जनक मानता है। रूस और यूक्रेन के इतिहास, संस्कृति धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए। रूस के निवासी यूक्रेन को छोटे भाई के तौर पर देखते हैं और वैसे ही व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। यूक्रेन की राष्ट्र के रूप में पहचान जार के समय भी थी और रूस के लोगों को इससे दिक्कत रही। पुतिन ने भी यूक्रेन को अलग पहचान देने का जो दोष है वो सोवियत संघ के पहले शासक व्लादिमीर लेनिन पर मढ़ा था। पूर्वांचल में सपा के सामने सहयोगी दलों के लिए लामबंदी बनाए रखना चुनौती बन गया है और इससे निपटने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा क्षेत्रवार पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने पूरी तत्परता से जुटने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की ओर से सहयोगी दलों को दी गई 22 सीटों में से पिछले चुनाव में 5 पर सपा तीसरे स्थान पर रही थी। जिन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं, वहां सपा के दावेदारों में नाराजगी भी है। इसका अंदाजा लगते ही सपा ने नई रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने संबंधित जिलों के वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन वाले प्रत्याशियों के सिंबल पर वोट ट्रांसफर कराने के निर्देश दिए हैं। पार्टी मुख्यालय ने इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों एवं जिला कमेटी का निर्देशन दिया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के घोषणा पत्र को अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए। पार्टी के ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को यह समझाया जाए कि गठबंधन में शामिल दलों का जीतना उतना ही जरूरी है जितना साइकिल सिंबल वाले उम्मीदवारों का। इसके लिए पार्टी नेताओं को बूथवार बैठक करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। गठबंधन में शामिल दलों को जीत के लिए सपा का परंपरागत वोट जो है वो मिलना जरूरी है। इसी आधार पर भविष्य की रणनीति भी तैयार होगी। इस चुनाव में गठबंधन दलों को कम वोट मिला तो सपा की साख पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में सपा किसी तरह की चूक नहीं होना देना चाहती है। यही इसी वजह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि पार्टी का हर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला कमेटी सहित सभी पदाधिकारी पूरी तत्परता से बूथ पर डटे रहें। युद्ध के माहौल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज रूस का दौरा करने जा रहे हैं। खान का यह दौरा 23-24 फरवरी को
होने वाला है। आधिकारिक रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 वर्ष बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पहला रूस दौरा है और रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने भी इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि की है। इन सब के बीच यह जानने वाली बात है कि आखिर इमरान खान तनाव के माहौल के बीच में रूस क्यों जाना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह महत्वपूर्ण समझौते हैं जो कि पाकिस्तान को बड़े फायदे पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान और रूस की यात्रा के दौरान बड़े सौदे करने की उम्मीद है, जिसमें से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए रूसी निवेश पर एक समझौता शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया ने पिछले सप्ताह इसकी जानकारी भी दी थी। खान की यात्रा के दौरान पाकिस्तानी नेतृत्व रूस के साथ एक वाणिज्यिक समझौते पर भी हस्ताक्षर करना चाहता है। कजाकिस्तान से गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी समझौता करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि एक रूसी प्रतिनिधि मंडल हाल ही में पाकिस्तान गैस स्ट्रीम परियोजना के संबंध में टोल फ्री कार्रवाई और कर छूट पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान गया था। रूस के साथ पाकिस्तान के संबंध हाल ही में कड़वी शीत युद्ध की सफलता से आगे निकले हुए हैं। अमेरिका से संबंध खराब होने के कारण पाकिस्तान रूस और चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। पिछले साल अप्रैल में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने लगभग 9 साल के अंतराल के बाद इस्लामाबाद का दौरा किया था। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की ओर से पाकिस्तानी नेतृत्व को संदेश दिया कि मास्को इस्लामाबाद को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत में जिले में आज वोटिंग हो रही है। देश में जहां आज कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया गया है। यूपी में चौथे चरण के लिए आज मतदान जारी है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान करने के लिए लखनऊ के निगम सरकारी स्कूल पहुंची। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर खुली बहस के प्रस्ताव पर कांग्रेस के 3 नेताओं ने पाक पीएम इमरान खान को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसने और 2 शहरों पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक भेज दिए हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद भी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत वहीं से करेंगे। राहुल 4 चरणों के मतदान के बाद 5वें व 7वें चरण का प्रचार करेंगे। राहुल अमेठी के साथ पार्टी के पुराने गढ़ प्रयागराज में भी 25 फरवरी को प्रचार करेंगे। राहुल के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद पार्टी नेतृत्व खासकर प्रभारी प्रियंका चाहती है कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहे। रायबरेली के साथ अमेठी में भी पार्टी पूरी ताकत झोंकना चाहती है ताकि संदेश दिया जा सके। प्रियंका को इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से कुछ सीटें जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी यूपी चुनाव में प्रचार का आगाज अमेठी और प्रयागराज से ही करेंगे। इन दोनों जिलों में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा। अमेठी में राहुल गांधी कई बार के सांसद रह चुके हैं और इससे पहले राहुल गांधी ने गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में भी काफी जोर शोर से कांग्रेस के लिए प्रचार किया है। अब राहुल गांधी के यूपी में प्रचार करने से लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। कभी अखिलेश के साथ खड़े रहे राहुल गांधी अब उनके सामने होंगे। 7 चरणों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 3 चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी 5वें चरण के चुनाव में बहन प्रियंका के साथ खड़े दिखाई देंगे। सोनिया गांधी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सरसों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाल ही में कोरोना का कठिन समय लोगों ने देखा है। एक तरफ ऑक्सीजन, दवाइयां और अस्पताल में बेड नहीं मिले तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में काम धंधे तक बंद हो गए।
यूपी में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज के चौथे फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2017 की बात करें तो 59 सीटों पे 50 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। एक सीट भाजपा के गठबंधन वाली अपना दल ने जीती थी। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 2 सीटें गई थी। हालांकि बाद में सपा, कांग्रेस और बसपा के एक प्रत्याशी भाजपा के साथ आ गए थे। इस बार भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूं तो हर राजनीतिक दल के लिए ये सभी सीट काफी जरूरी है, लेकिन इनमें से 10 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नजर होगी। चौथे चरण में जिन 9 जिलों में चुनाव होने हैं उनमें से कई जिले कभी कांग्रेस के गढ़ कहलाते थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपना गढ़ वापस हासिल करने और भाजपा के सामने अपनी बादशाहत कायम रखने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अपनी साख बचाने की चुनौती होगी। 59 सीटों पर इस बार कुल 624 प्रत्याशियों ने दावेदारी की है। इनमें 27% यानी कि 167 दागी हैं। 231 करोड़पतियों ने भी चुनाव में ताल ठोकी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी पैनल के अध्यक्ष विवेक देवराय ने 22 फरवरी को ट्विटर के माध्यम से दी। सान्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। 1990 के दशक में वित्तीय बाजारों के साथ काम कर रहे सान्याल ने EAC-PM में शामिल होने से शीर्ष सलाहकार निकाय को मदद मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से EAC और PM केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। प्रधानमंत्री को आर्थिक और इससे संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। इससे पहले वह ड्यूश बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध के निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। उनके काम के लिए सिंगापुर सरकार भी उन्हें सम्मानित कर चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्थानीय ट्रेनों में कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही यात्रा की अनुमति देने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को अवैध करार दिया है और महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में 25 फरवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लेगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस MS कार्निक और खंडपीठ ने कहा है कि मुख्य सचिव सीताराम कूटे द्वारा हस्ताक्षरित तीनों कानून निर्देशित आपदा प्रबंधन नियमों में स्पष्ट बदलाव है और इसके कारण नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सरकारी वकील अनिल अंतुकर ने अदालत को बताया कि सरकार के 15 जुलाई, 10 अगस्त व 11 अगस्त के इन आदेशों को वापस ले लिया गया है। सरकार 25 फरवरी को बैठक बुलाकर इसके लिए नए निर्देश जारी करेगी। इनमें कोविड-19 संक्रमण के ताजा हालात के मद्देनजर यात्रा पर लगाई गई शर्तों को वापस लिया जा सकता है और नई भी शर्तें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को आज सुबह ईडी की टीम अपने दफ्तर ले गई है। ईडी की टीम सुबह 5 बजे नवाब मलिक के आवास पहुंची थी और उन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर ले गई। ईडी ने उन्हें अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति के सिलसिले में तलब किया है। उसी सिलसिले में नवाब मलिक को ईडी दफ्तर ले जाया गया है। फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नवाब मलिक को हिरासत या गिरफ्तार नहीं किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने एक स्पेशल यूनिट बनाई है। इसके माध्यम से देश के किसी बड़े नेता या व्यापारी पर प्राणघात हमला करने की तैयारी भी कर रहा था और इसी कुछ जानकारी के आधार पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दाऊद और उसके करीबियों के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज किया है। अब अगर इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी तो उसके लिए बहुत से पैसे भी लगेंगे, जिसके बाद इस मामले में ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसी मामले में ईडी ने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को भी गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। इकबाल कासकर और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ठाणे पुलिस ने एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया और इसी मामले में उसे साल 2017 में गिरफ्तार किया गया था। तब से ही इकबाल कासकर जेल में है। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दाऊद को यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी रिजोल्यूशन 1267 के तहत ग्लोब टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत में जिले में आज वोटिंग हो रही है। देश में जहां आज कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया गया है। यूपी में चौथे चरण के लिए आज मतदान जारी है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान करने के लिए लखनऊ के
निगम सरकारी स्कूल पहुंची। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर खुली बहस के प्रस्ताव पर कांग्रेस के 3 नेताओं ने पाक पीएम इमरान खान को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसने और 2 शहरों पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक भेज दिए हैं।